Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक फिल्म आई थी आज से कुछ समय पहले, मैरी कॉम पे ये पिक्चर बनी हुई थी जिसमें कि प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म में मैरी कॉम का रोल किया था। उसमें एक डायलॉग था कि साहब इतना भी मत डराइए कि डर ही ख़त्म हो जाए। जी हाँ, और ये जो डायलॉग है इसको देखकर मुझे वर्तमान देश के हालात पर जो वास्तव में आज राजनीतिक जो वातावरण है, माहौल है, उसको बिल्कुल फिट बैठते हैं। विपक्ष को सरकार ने पिछले 10 साल में इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि अब उनका देश की जांच एजेंसियों और अन्य जितने भी एजेंसियां हैं या जो भी सरकारी तंत्र है, पूरी मशीनरी है, प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने सब के सब विपक्षियों के पीछे लगा दी है। अब विपक्षी दल सिर्फ अभी ये मान चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार हमको जेल में डाल देगी। यही वजह है कि आज विपक्ष इतना एकजुट हो गया है कि वो मोदी सरकार की धमकियों, जांच एजेंसियों और जितनी भी कुचक्र हैं उनसे इतना ज़्यादा भय मुक्त हो गए हैं कि उनको अब किसी बात की कोई परवाह नहीं है। पिछले साल जब जुलाई में इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई तब ऐसा लगने लगा था कि कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि मोदी सरकार और भाजपा से लड़ने के लिए शायद ये लोग तैयारी में हैं, लेकिन मोदी सरकार और भाजपा की मजबूती को देखते हुए लगता था कि टक्कर तो नहीं दे पाएंगे लेकिन डेंट जरूर पहुंचाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने प्रेजेंट गवर्नमेंट को और पीएम मोदी को जो टक्कर देने की कोशिश की है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा में और मोदी सरकार में सीधा असर दिख रहा है। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। चार चरण के मतदान हो चुके हैं, उसमें वोटर की उदासीनता, आरएसएस की लापरवाही और भाजपा कार्यकर्ता की नाकामयाबी देखकर भाजपा अंदर ही अंदर इतनी बौखला गई है कि देश के प्रधानमंत्री ऊल जलूल बयानों में व्यस्त हो गए हैं। अगर उनकी सरकार इतनी ही लोकप्रिय है, इतना ही उन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो वो अपनी जनसभाओं में देश के विकास की बात करें, अपने किए हुए कामों को दिखाएं। लेकिन उनके पास केवल कांग्रेस को कोसने के अलावा, विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ साजिश करने के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। पिछले 10 दिनों का अगर प्रधानमंत्री के बयानों का एनालिसिस किया जाए तो उन्होंने एक बार फिर वही हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और तुष्टीकरण, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ में वो बर्ताव किया, ये सब कहने के उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब वो मंगलसूत्र की बात करते हैं कि उनके कांग्रेस को बदनाम करने के लिए वो लोगों को बीच में जाकर सिर्फ यही कहते हैं, जनता को डराते हैं कि कांग्रेस आई तो हिंदुओं की औरतों के मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएंगे, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और उन संपत्तियों को मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा। सीधे वो जनसभाओं में कहते हैं कि कांग्रेस का जो पत्र है, घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र, वो मुस्लिम लीग का है। कांग्रेस इस बात को लेकर वो सीधा पलटवार करते कहती है कि मोदी जी अगर इसमें कोई भी शब्द मुसलमान भी अगर इसमें नज़र आ जाए तो हम आपका चैलेंज स्वीकार करेंगे और आपकी दास्ता को हम मानने को तैयार हैं। लेकिन आप ईमानदारी से ये बताइए कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है। मोदी सरकार अगर गरीबों
मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों और इन सब चीज़ों को लेते हुए अगर किसी की मदद में आपने कोई योजना चलाई है, अगर उन योजनाओं की सफलता है और आपकी लोकप्रियता है, आपके विश्व में लोकप्रियता है, तो देश में आपके खिलाफ में इतने लोग कैसे खड़े हो रहे हैं। लोगों को ये बताने की कोशिश कीजिए कि हमारे 10 साल में हमने देश का इतना विकास किया, हमने इतनी इंडस्ट्री लगाई, इतने IIM खोले, इतने कॉलेज खोले। इन सब चीज़ों को न बताते हुए आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। और इसके अलावा जांच एजेंसियों को उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को के पीछे इसलिए लगा दिया कि वो कहीं जाकर एकजुट होकर मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ में प्रचार न कर पाएँ और उनकी जीत आसान हो जाए। इसी के चलते कांग्रेस के जो खाते थे, अकाउंट थे पार्टी के, वो सीज कर दिए, सिर्फ इसलिए कि उनको पैसे की परेशानी हो, किल्लत हो और वो चुनाव ठीक तरीके से ना लड़ पाएं। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है। यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। मैं आज कांग्रेस से पूछता हूं, अगर ऐसा करना ही था तो 1947 में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने भारत माता का 3 टुकड़े क्यों कर दिए? भारत मां की भुजाएं क्यों काट दी? देश का बंटवारा क्यों किया? 47 में ही पूरा देश आप पाकिस्तान बना देते, उसी समय भारत का नामो निशान मिटा देते। 2022 में ईडी और सीबीआई ने दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ यह आरोप दर्ज कराया कि उन्होंने शराब नीति को प्रभावित करते हुए गैर कानूनी काम किया और कुछ शराब व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए और अपनी पार्टी के लिए उन्होंने गलत तरीके से शराब नीति बनाई और शराब व्यवसायियों को फायदा पहुंचाया अपने हित के लिए और पार्टी के फंड के लिए। पिछले 2 साल से लगभग ईडी और सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन आज तक किसी भी नेता के खिलाफ में या पार्टी के एक पैसे का रिकवरी वो नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जैन को पुलिस और ईडी ने गिरफ्तार किया और उनको ये आरोप लगाया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है और उन पे ये भी आरोप लगा कि उन्होंने शराब व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्येंद्र जैन लगभग पिछले 2 साल से जेल में है। उसके बाद सत्येंद्र जैन के बाद बारी आती है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया को किंग पिन बताया गया शराब नीति घोटाले का, क्योंकि वो इस विभाग के मंत्री थे। ईडी और सीबीआई ने एक साथ हमला करते हुए उनको 1.25 साल पहले यानी पिछले साल फरवरी के महीने में ईडी ने और सीबीआई ने एक साथ आरोप उनको चारों तरफ से घेर कर जेल भेज दिया और तब से लेकर अब तक आज तक उनकी बेल स्वीकार नहीं की गई है। यानी दिल्ली का हाई कोर्ट से लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही है। अफसोस की बात यह है, गुंडों, मवालियों और माफियाओं को सरकार और अदालतों से जमानतें नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो। मेरा भारत बहुत महान है। इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को।
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी में जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले करते हुए आम चुनाव में भाजपा और मोदी सरकार को घेरा है, अब उनके साथ में, अब उनके सहयोग और मदद के लिए 10 तारीख से जो जमानत पर अरविंद केजरीवाल छूटे हैं, उनसे उनको इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटकों में कांग्रेस, राजद और आम आदमी पार्टी तीनों बुरी तरीके से भाजपा सरकार और मोदी के खिलाफ में लोगों को जानकारी देते हुए जागरूक कर रहे हैं कि अब की बार अगर ये सरकार जीत गई, चुनाव जीत गई, तो इंडिया में कभी चुनाव नहीं होगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा और गरीबों, दलितों और हरिजनों को मिलने वाला आरक्षण भी अब ये सरकार आई तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इनके नेता और सांसद इस बात को पहले ही चेता चुके हैं कि अब की बार 400 पार और इस बार संविधान बदल के रहेंगे। लेकिन जब भाजपा ने इस बात को सुनकर पूरे देश में जब हल्ला मच रहा है, जब इस बात को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी अब खुद मुंह से अपने बयानों में कह रहे हैं कि अगर अब बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं ज़मीन पे तो संविधान को नहीं बदला जा सकता। ये उनकी घबराहट बता रही है कि देश में जो भाजपा सरकार के खिलाफ में जो लहर चलने लगी है, अब उसको देखते वो बौखला गए हैं और इसी तरीके से वो मामले को सांप्रदायिक करने के उसमें हैं। वो हमेशा अब ये कहते जा रहे हैं कि देश में कांग्रेस की सरकार आई तो देश तबाह हो जाएगा, हिंदुओं पर संकट आ जाएगा। ये मुसलमानों को हिंदुओं की संपत्ति छीनकर जो चल अचल संपत्ति पर हम कब्जा करके मुसलमानों को दे देंगे। लेकिन अब जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि उसे अब इन सब बातों को समझ में आने लगा है कि वो सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाकर सत्ता पाने का हथियार बना चुके हैं और इसी के लिए अब वो किसी भी भुलावे या उसमें छलावे में आने वाले नहीं हैं। अब उनको बदलाव चाहिए। इस प्रकार का माहौल पूरे देश में दिख रहा है। तो ये वो किला है जो भाजपा गिरा नहीं पाई पिछले चुनाव में। ये वो किला है जिसकी रक्षा आपने की। यहां से हमेशा इस देश को सही संदेश ही जाता है। जब ये संदेश हमारे पक्ष में नहीं गया, मैंने बात की इसके बारे में, इंदिरा जी के बारे में, तब भी आप जागरूक थे, आज भी आप जागरूक हैं। यहां से जो आप संदेश पूरे देश में भेजेंगे, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। तो आपकी लड़ाई आज सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है। आपकी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए नहीं है। आपकी लड़ाई अपने गांव के हर एक व्यक्ति के लिए है, अपने शहरों के लिए है, अपने प्रदेश के लिए है और अपने देश के लिए है। इस मिट्टी के लिए है जिसके लिए बड़े बड़े नेता शहीद हुए। आज परिस्थितियां ये है कि इंदिरा गांधी जैसी शहीद महान महिला को ये लोग देशद्रोही कह रहे हैं। यहां आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ी, हमेशा सही पथ पर, सत्य के पथ पर चली। महान संघर्ष हुए उनके जीवन में, आपने साथ दिया। जब आपको टोकना था आपने टोक भी दिया, साथ नहीं छोड़ा। ना उन्होंने आपका साथ छोड़ा
ना आपने उनका साथ छोड़ा। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए, कि आपको अपनी सच्ची पावर ना समझ आ जाए। यह संविधान एक किताब नहीं है भाई और बहनों, यह गरीबों का हथियार है और इस हथियार को नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे यह संविधान कैसे बदला जाता है।